तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग की टीम जीत गई थी। अब हम फैंग को देखते हैं जो चैंपियनशिप जीतने के बाद घर जा रहा था। ट्रेन में बैठे हुए वो युवान के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां वो युवान को बताता है कि चैंपियनशिप के बाद टूर्नामेंट के बच्चों की रैंकिंग पब्लिश की गई है। पहले नंबर पर जिंगडू स्कूल का शीन था और फैंग नंबर 6 पर। ये देखकर युवान गुस्सा होते हुए कहती है, तुम नंबर 6 पर क्यों हो? तुमने तो चैंपियनशिप को जीत लिया था ना। तब फैंग कहता है, मुझे अब इस रैंकिंग से मतलब नहीं है, रुको मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। ये सुनकर युवान हैरान होकर चिल्लाने ही वाली थी, तभी फैंग उसका मुंह बंद कर देता है। फिर युवान कैलकुलेट करने लगती है कि अब फैंग के कपड़ों और सिग्नेचर का प्राइस बिल्कुल डबल हो जाएगा। इधर फैंग सिस्टम को देखकर कह रहा था, मैंने इस टूर्नामेंट के हेल्प से अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, मेरे पास 500 पॉइंट्स हो चुके हैं। घर जाने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ कम से कम 1 साल तो रह ही सकता हूँ। दोनों भाई बहन पैसे के बारे में सोचते हुए खुश होने लगते हैं। घर आते ही युवान अपने पेरेंट्स को बताने लगती है फैंग रैंक 2 पर पहुंच चुका है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी हैरान होते हैं। फिर युवान अपने पेरेंट्स को बताने लगती है आखिर फैंग ने कैसे फाइट किया था टूर्नामेंट में। फिर उसकी मदर बताती है कि तुम्हारे डैड को भी अच्छी पोस्ट मिल चुकी है। ये सुनकर फैंग पूछता है, क्या इनकी सैलरी भी बढ़ गई है? तब डैड सोचते हैं आखिर फैंग हमेशा पैसों के बारे में क्यों सोचता है। फिर वो सभी को डिनर के लिए तैयार होने को बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात फैंग भी नोटिस कर रहा था। उसके बाद फैंग और युवान न्यू ईयर की तैयारी करने लगते हैं। अब हम फैंग और डैड को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो याद करते हैं कैसे उसके कलीग्स खुश हो रहे थे फैंग को जीतता हुआ देखकर। मगर जैसे ही फैंग का मैच स्टार्ट होने वाला था, वहां से बिना देखे चले जाते हैं। फिर वो फैंग से टूर्नामेंट के बारे में पूछते हैं। तब फैंग समझ जाता है कि डैड इस टूर्नामेंट के कारण से दुखी है, उन्हें डर है कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। फिर वो उनसे कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब वो कहते, जब तक तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो तब तक तो सही है, मगर मुझे समझ नहीं आता आखिर ये मार्शल आर्टिस्ट इतनी मेहनत क्यों करते हैं, मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया। हाल ही में मेरे सभी कलीग्स मेरी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे इस अचीवमेंट के लिए बहुत ही खुश है, मगर हम दोनों तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं कि तुम घर सेफ्टी आओ। ये सुनकर पहले फैंग तो हैरान होता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई डम बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कोई भी खतरनाक काम नहीं करूंगा। ये सुनकर डैड हाँ में जवाब देते हैं। तभी वहाँ पर युवान आती है और चिल्लाते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाह स्टेज पर आने वाला है। ये एक एक्टर है जो कि चाइना में बहुत ही फेमस है। तब फैंग अपनी फैमिली के साथ टीवी देखने चला जाता है और सोचता है, अब मुझे समझ आ रहा है आखिर मार्शल आर्टिस्ट इतनी मेहनत क्यों करते हैं, वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब हम टीचर्स की मीटिंग देखते हैं, जहां गवर्नर कहते हैं अब समय आ चुका है कि हम रैंक 2 के बच्चों के लिए डंजियन के लिए तैयार करें। ये सुनकर सरीना खड़े होते हुए कहती है, फर्क नहीं पड़ता रैंक 2 वाले कितने पावरफुल है, मगर उन्हें डंजियन में भेजने का मतलब ये है कि हम उन्हें सुसाइड करने के लिए भेज रहे हैं, मैं तो अपने बच्चे को नहीं मरने देने वाली हूँ। तभी रेफरी कहते हैं, सरीना शांत हो जाओ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अभी डंजियन में माहौल बहुत ही बेकार चल रही है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम न्यू मार्शल आर्टिस्ट को हायर करें और उन्हें ट्रेन करें। तब डीन कहते हैं, डंजियन में हम उन मिलिट्री को भेज रहे हैं जो कॉमन पीपल है। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो न बैटल से भागते हैं और न ही बैटल में फाइट करने से शर्माते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के पास बैटल में फाइट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हमारे मार्शल आर्टिस्ट के बच्चे बहुत ही बेस्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम युवान को देखते हैं जो पैम्पलेट दिखाते हुए कहती है, ये देखो चाइनीज न्यू ईयर के दिन फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले हैं। तब मॉम कहती है, मैंने सुना है इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अगर हमें जाना है तो जल्दी जाना होगा ताकि हम एक अच्छी सी स्पॉट ढूंढ पाए। ये सुनकर फादर भी हाँ में जवाब देते हैं। तब युवान पूछती है, ब्रदर क्या तुम भी चल रहे हो? तब युवान पूछती है, ब्रदर क्या तुम चल रहे हो? तब वो कहता है, नहीं, क्यों ना हम इसे घर में बैठकर देख ले, वैसे भी वहाँ पर बहुत क्राउड होने वाला है। तब युवान उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, बहुत दिनों से पूरी फैमिली कहीं भी नहीं गई, तो क्यों ना तुम भी तैयार होकर यहाँ पर चलो। ये सुनकर फैंग याद करता है, लास्ट टाइम शायद हम सब स्कूल स्टार्ट होने से पहले गए थे। अब हम फैंग और अंकल टैंग को एक हॉल में देखते हैं, जहाँ अंकल उससे कहते हैं, फैंग सिटी में अनाउंस हुआ था कि सभी मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। उस सिटी का गवर्नर अनाउंस करते हुए कहता है, मैंने इस सभी मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर इकट्ठा होने को बोला है और मेरा नाम बाजिन है।
मैं अब सीधा पॉइंट पर आता हूँ। पहली बार हर एक सिटी को सिविलियन मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप बनाना होगा और हमें बेसिक पर ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा और मंथ में हमेशा QI ब्लड का टेस्ट होगा जिससे उस इंसान का रैंक डिसाइड होगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़े लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं और कहते हैं हम सब बहुत ओल्ड हो चुके हैं, फिर हम सब इस ट्रेनिंग को ज्वाइन क्यों करें। ये सुनकर गवर्नर चिल्लाते हुए कहता है ये तुम सबके लिए कमांड है, जो भी इसे फॉलो नहीं करेगा उसे मार्शल आर्टिस्ट के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो फैंग सोचने लगता है बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है जिन्हें हल्का सा फेम मिल गया था और अब वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अगर यांग सिटी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, मगर ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी है? फिर गवर्नर फैंग से पूछते हैं तुम्हें रियल मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बारे में कितना पता है? लगता है तुम्हें पता नहीं है। ये सब कुछ डंजन के कारण हो रहा है और ये सब अभी सिटी में लागू हो चुका है। जब जब डंजन अपेयर होता है तब वो एक पैटर्न बनाता है और अब डंजन नैनजियांग सिटी में खुलने वाला है। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए पूछता है कहीं ये हमारी सिटी में ओपन तो नहीं होगा? तब वो कहते हैं पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमारे सिटी में भी ओपन हो जाए। इसी कारण से हम लोकल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम एक बड़े लेवल पे मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन कर पाए या फिर हायर कर सके। इसी कारण से ये एक रास्ता हमने अपनाया था। मेरे पास तुम्हें बताने का और कोई रीजन नहीं है। अगर किसी दिन यहाँ पर डंजन अपेयर हो तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करोगे। तब फैंग कहता है अब चिंता मत करो, जब तक मेरे पास स्ट्रेंथ है तब तक मैं फाइट करूंगा और बैटल में कभी भी नहीं हारूंगा। अब हम युवान को न्यू ईयर में देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स बता रहे थे अपने भाई से गुस्सा मत हो, उसे अचानक से एक नोटिस आ गया था, इसी कारण से उसे वहां पे जाना पड़ा। हम उसके लिए लाइव वीडियो ले लेंगे उसे दिखाने के लिए। तब वो गुस्से में कहती है मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बोल दो उसे जो करना है वो करे। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट होता है। तब युवान वीडियो कॉल करती है जहाँ मॉम कहती है अगली बार जब तुम स्कूल आओगे तो तुम युवान के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना और वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। तब युवान कहती है अगर मॉम डैड ने रिकॉर्ड करने को नहीं कहा होता तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करती। फैंग ट्रेन से जाते हुए सोचता है ये सिटी मेरा होम टाउन है और यहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा और वो भी जल्दी से। फिर वो सरीना से मिलता है और उससे पूछता है आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तब वो कहती है हमारे पास अब टाइम नहीं है, इस महीने के लास्ट में तुम्हें नानजियांग सिटी में भेजा जाएगा और वहाँ पे रैंक 3 के एनिमीज का खतरा बहुत ज्यादा है। तब वो पूछता है रैंक 2 के बच्चे डंजन में एंटर नहीं करने वाले ना? तब सरीना कहती है हाँ, और ये किसी सुसाइड से कम नहीं है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना। अब हम फैंग को प्रैक्टिस हॉल में देखते हैं जहाँ वो जी के साथ फाइट कर रहा था और वो उसे बराबर की टक्कर दिए जा रही थी। वो मनी मन सोचता है जब से मैंने सुना है डंजन अपेयर होने वाला है तब से मुझे एक ही भयानक सा सपना आ रहा है जहाँ मॉम डैड और युवान की कोल्ड बॉडी लटक रही है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। ऐसा कहकर वो जी के फेस पर किक मार देता है। मैच के बाद वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं एक रैंक 2 का कॉम्बैट टीम बनाना चाहता हूँ ताकि मैं मिलिट्री मिशन को एक्सेप्ट कर सकूँ, क्या तुम सब इंटरेस्टेड हो? तब उसका दोस्त डिंग फू कहता है इस बंदे का नाम डिंग फू है तो इसे मैं कभी डिंग कहता हूँ तो कभी फू, लेकिन अब से मैं फू कहूंगा। फू कहता है क्या मिलिट्री मिशन? बाकी सब तो आसानी से बात को मान जाते हैं। फिर टैंक कहता है मैं तो अभी हाल ही में रैंक 2 बना हूँ और मैं इस मिशन को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तब फू भी उनका साथ देते हुए कहता है ये तो सिर्फ मिलिट्री मिशन है, ये तो हमारे लिए हलवा होने वाला है। तब जी कहती है भले ही मैंने रैंक 2 को ब्रोक कर दिया मगर मुझे डर है कि मैं तुम सबका मिशन खराब ना कर दूं। तब रैम कहता है अगर तुम्हें डर है कि तुम हमें रोक सकती हो तो हमारे साथ मत जाओ, मैं बाकी सबको प्रॉब्लम से बचा लूंगा। तब फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुम डॉग हो जो तुम सबको पकड़ के रखोगे? तभी फू उसका पैंट उतार देता है और हंसते हुए कहता है रुको, मुझे देखने दो कहीं तुम्हारे पैर डॉग की तरह तो नहीं है। ये देख कर रैम उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो उसे मारने के लिए बढ़ता है। इधर फैंग जी से कहता है तुम डरो मत और अपने आप पर बिलीव करो, तुम जी हो और तुम यहाँ पर किसी से भी कमजोर नहीं हो। ये सुनकर जी को काफी अच्छा लगता है और वो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। अब हम सरीना को देखते हैं जो यूमे से कहती है अगले 2 महीने बाद रैंक 2 वाले डंजियंस का मिशन कंप्लीट करने वाले हैं, इसी कारण से अभी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तब यूमे कहती है मुझे भी इस टीम को ज्वाइन करना है। तब सरीना कहती है बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी इंजरी ठीक नहीं है और ना ही तुम अभी रैंक 2 बनी हो। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। अब हम बाकी टीम मेंबर्स को एक
मिशन पर देखते हैं जहां वो सब एक जगह पे बैठकर अपना प्लान डिस्कस करते हैं और कहते हैं लुई और टैंक दरवाजे पे निगरानी करेंगे ताकि दुश्मन हमारे से बचकर ना भाग सके। रैम और मैं रैंक 2 से फाइट करेंगे और फू रैंक फर्स्ट के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करेगा और जी बाकी सब नॉर्मल सिविलियन से फाइट करेगी। तब टैंक पूछता है इस बार सभी इन्फॉर्मेशन सही है ना? पिछली बार गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से हम सब मरते मरते बचे थे। तभी फैंग उस प्लान को फाड़ देता है। ये देखकर लुई गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तब फैंग सभी को शांत रहने को बोलता है और कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हाँ तुम सबको इस इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रैंक 3 भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग वाले से फाइट करूंगा और रैम हल्के कम वाले से। और तुम सब एक बात को ध्यान में रखो, अगर तुम सब फाइट कर सकते हो तो फाइट करना, नहीं कर सकते हो तो भाग जाना। हम यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं ना कि अपनी जान गंवाने, इस बात को ध्यान में रखना। अब सभी एक एक करके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इधर हम देखते हैं एक बंदा मुंह खोलकर सोया हुआ था। तभी उसके मुंह के पास स्पाइडर आने लगता है और उस वक्त फैंग उसे ठिकाने लगा देता है। तभी रैम गलती से एक लकड़ी पर पैर रख देता है जिस कारण से आवाज होने लगती है और ये देखकर फैंग डर जाता है और देखते ही देखते कुछ दुश्मन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जी आकर उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन आते हैं जिनसे फैंग और जी फाइट करने लगते हैं। फैंग को उनके अटैक्स डॉज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी वो देखता है यहाँ पर रैंक 2 वाले 2 बंदे हैं जबकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ एक ही बंदा था। कोई नहीं, मैं फिर भी इनका सामना कर सकता हूँ। तभी अचानक से वो दोनों रैंक 2 वाले बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब वो उनके अटैक्स को डॉज करते हुए सोचता है मेरे पास इतने अच्छे टीममेट्स है कि मुझे अपने वेल्थ का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस इन दोनों को रोक कर रखना होगा ताकि मेरे टीममेट्स को टाइम मिल सके। तभी उसके सिर के ऊपर एक प्लेट आकर लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है क्या यहाँ पर और दुश्मन आ गए हैं क्या? तभी पीछे से रैम कहता है मुझे माफ करना, मेरे ओपोनेंट का ब्लेड जाकर तुम्हारे टकले पे लग गया। तब वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है इस ब्लेड से मैं इंजर्ड हो सकता था। तभी इधर वो दोनों बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर फू एक बंदे पर अपने स्पेयर से हमला कर देता है मगर वो बंदा उसे डॉज कर देता है जिस कारण से वो स्पेयर रैम को लगने ही वाला था। तभी फू चिल्लाते हुए कहता है अटैक को डॉज करो। तब वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तू मुझे जान से मारने का ट्राई कर रहा है? जिस पर फू भी चिल्लाते हुए कहता है तुझे किसने बोला था मेरे सामने आकर फाइट करने को? तभी उन दोनों के ऊपर लुई हमला करके उन्हें उड़ा देती है और माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अपने स्ट्रेंथ को रोक नहीं पाई। तब फैंग उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास टीम स्पिरिट नहीं है? फिर वो मनी मन सोचता है मिशन को हमें जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। फिर वो उन दोनों का सामना करने लगता है मगर वो दोनों उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। फिर वो अपने सिस्टम की हेल्प से पैसों को खर्च करते हुए वायलेंट ब्लड का यूज करता है और एक साथ 10 स्लैश मार के उस बंदे को वहीं पर इंजर्ड कर देता है। मगर उसके पास अभी एक और बंदा बचा हुआ था जो उसका ये रूप देखकर वहां से भागने लगता है मगर फैंग उसे अब कहां छोड़ने वाला था। आखिरकार उसने पैसे जो खर्च किए थे वो उसके ऊपर भी वायलेंट ब्लड का यूज करके उसे वहीं पे मार देता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है इस ग्रुप को इसलिए बनाया था ताकि तुम पैसे कमा सको, ना कि तुम अपनी लाइफ को खतरे में डालो, इसीलिए अब तुम सीरियस हो जाओ। फिर वो देखता है कि जी एक बंदे से फाइट कर रही थी और उसे काफी दिक्कत हो रही थी। तब वो अपना वेपन यूज करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है और जैसे ही फू के ओपोनेंट का ध्यान भटकता है वैसे ही फू उसे अपने स्पेयर से मार देता है। इधर रैम भी सभी को मारे जा रहा था। तभी वहाँ पर टैंग और लुई भागते हुए आते हैं और कहते हैं क्या कोई हेल्प चाहिए? क्या वहाँ पर ओपोनेंट बचा हुआ है? तब सभी लोग इन दोनों को देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सबको खत्म कर दिया था। फिर फैंग वहाँ के एक्सपेंसिव सामान को लाते हुए कहता है इसका वैल्यू कम से कम 6 मिलियन है और हमारे बैटल का कॉस्ट 2 मिलियन है। इसका मतलब हमने बैटल कॉस्ट को हटा के 4 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। ये सुनकर रैम हैरान होते हुए कहता है मगर ये तो 6 बंदों में बटेगा ना। तब फैंग कहता है कम मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा ऐसे न्यूबी टीम्स के साथ मिलकर। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां फैंग कैलकुलेट करते हुए कहता है हमने इतने दिनों से सिर्फ 12 मिशन को कंप्लीट किया है मगर हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। क्या कोई है जो अगला मिशन सेलेक्ट करना चाहता है जिसका रिवॉर्ड भी अच्छा हो? ये सुनकर फू आगे आते हुए कहता है ये मिशन 0508 कैसा रहेगा? इसको कंप्लीट करने पर 10 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा और ये मिशन कल्ट से रिलेटेड भी है। ये बंदा रैंक 3 पर है। तब लुई कहती है क्या तुम पागल हो
गए हो, वो रैंक 3 पर है, क्या हम उसे हरा भी पाएंगे? तब फू कहता है फैंग तो वैसे भी रैंक 2 के पीक पर पहुंच चुका है और ऊपर से हम 6 बंदे हैं, हम उसे एक इंसान को मिलकर तो हरा ही सकते हैं। तब जी कहती है तुम सब 2 और पेज पलटो और मिशन 05018 को देखो। ये सुनकर लुई फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? कम से कम फू ने स्टार्टिंग के रैंक 3 के बंदे को चूज किया था, मगर तुम तो पीक रैंक 3 के बंदे को चूज कर रही हो। तब जी कहती है ये बंदा येलो बाल वाला कॉम्बैट मार्शल आर्टिस्ट है और ये पहले बहुत बंदों को मार चुका है, मगर ये टकला एक सिविलियन मार्शल आर्टिस्ट है और इसने आज तक एक भी इंसान को नहीं मारा। ये सुनकर फैंग सोचता है ये एक सिविलियन है, मतलब इससे लड़ना आसान रहेगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी लोकेशन नहीं पता, ये लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था ये तक नहीं पता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है हम उस येलो बाल वाले को पकड़ेंगे। फिर वो सब येलो बाल वाले को पकड़ने पहुंच जाते हैं जहां वो बलून्स बेच रहा था। फिर फैंग सबको बोलता है सभी लोग एक्टिव हो जाओ और ध्यान रखना कोई बच्चा इंजर्ड ना हो। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी वो उस टकले को देखता है जिसकी लोकेशन अननोन थी। फिर वो अपने साथियों को इस बारे में बताता है। तब उसके साथी पूछते हैं क्या करना है, हम सबसे पहले किसे पकड़े, जल्दी से डिसीजन बनाओ। फैंग अभी सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि बहुत से बच्चे येलो हेयर के पास चले जाते हैं बलून्स के लिए। तब फैंग कहता है कोई भी येलो हेयर के पास नहीं जाएगा, नहीं तो वो हमारे कारण से उन बच्चों को मार देगा। लगता है अभी वो किसी मिशन पर है, जब तक हम उसके सामने नहीं जाएंगे तब तक वो बच्चों को कुछ भी नहीं करेगा। अब हमारा टारगेट चेंज होता है, अब तुम सब टकले को पकड़ो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में 2K लाइक किया है, वैसे ही इस वीडियो का लाइक एम 2K है। और हाँ, हो सके तो कमेंट कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।